जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी यानी कि वन उत्पादकता संस्थान एलडीसी एमटीएस एंड फॉरेस्ट गार्ड ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि मैंने आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो वॉच करें। इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। बट अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते कि कैसे आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो बेसिकली इसमें अगर बात करें, इसमें 10वीं अगर आप 12वीं पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो, जो कि सभी के पास क्वालिफिकेशन होती है। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए जरूरी रूप से। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है और जब आप प्रिंट कराओगे तो आपको इसकी 4-5 फोटोकॉपी प्रिंट करानी है ताकि जब आप इस फॉर्म को भरे तो आपसे अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो आपको न्यू फॉर्म लेकर के भरना होगा, क्योंकि जो फॉर्म कटिंग वाला होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो यहां पर दोस्तों आपने प्रिंट करा लिया है और कराने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं सेम जानकारी आपको भरते जाना है। तो यहां पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो बेसिकली ये भर्ती एलडीसी एमटीएस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए निकाली है। तो आपको यहां पर उसी पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। ये नाम लिखने के बाद आप इस तरफ देखोगे पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहां पर अब आपको अपना एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। ये चिपकाने के बाद आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है, जो कि आपको यहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इसी नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ दिया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर IFP 2020 फर्स्ट। तो ये नंबर आपको यहां पर एग्जैक्ट रूप से लिख देना है। लिखने के बाद यहां पर नीचे देखोगे अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी। इसमें आवेदन करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन फीस भी पे करनी है और वो कितनी करनी है मैं यहां से आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर ये फीस आपको जनरल OBC से अगर आप हो तो 300 रुपये देनी है। अगर आप SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग या फिर किसी भी कैटेगरी के वुमेन हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। बट जिन कैंडिडेट को देनी है उनको ये डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी है, जो कि फेवर में डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पर की जाएगी। तो जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस से या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट ले लीजिए 300 रुपये का, ये आप फीस जमा कर दोगे और जमा करने के बाद जो यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर अमाउंट कितना था वो यहाँ पर आपको लिखना है और साथ ही आपको यहाँ पर जो आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर है जो कि आप बैंक से करा रहे हो, सॉरी माफी चाहता हूँ मैंने आपको पोस्ट ऑफिस बोल दिया, आपको बैंक से करना होगा। तो यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट का नंबर देना है, डेट यहाँ पर डालनी है किस डेट में आपने ये डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया है और किस बैंक के माध्यम से कराया है, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है और ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट के अंदर आता है फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। नीचे यहाँ पर आपका 6 पॉइंट के अंदर है एज एज ऑन 11/9/2020, यानी कि 11/9/2020 तक आपकी उम्र कितने महीने, कितने साल और कितने दिन की होती है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और एज कैलकुलेटर सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट ओपन होगी वो आपको यहाँ से ओपन कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, सॉरी मंथ सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद डे और यहाँ से आपको अपना जो भी आपका ईयर है DOB का वो आपको डाल देना है। ये डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है एज एट द डेट ऑफ, यानी कि किस डेट तक आपको एज काउंट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो अपनी एज काउंट करनी है वो हमें 11/9/2020 यानी कि 11 सितंबर 2020। तो यहाँ पर आप इसमें सितंबर सेलेक्ट कीजिए, डेट में यहाँ पर आपको 11 और इसके बाद 2020, तो आपको फिर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एज निकल जाएगी। तो मेरी DOB के अनुसार 23 ईयर 4 मंथ 9 डेज की ये एज आती है। तो आपको जो भी आपकी एज निकल के आई है वो यहाँ पर लिख देनी है, ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डेज। फिर यहाँ पर आता है नेशनलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नेशनलिटी के सामने इंग्लिश में INDIAN लिख देना है। इसके बाद 8 पॉइंट वेदर SC OBC EWS यानी कि इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन स्पेसिफाई
प्लीज अटैच सर्टिफिकेट अटेस्टेड कॉपी ऑफ द लेटेस्ट SC OBC EWS सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो SC OBC EWS तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, और जो कि आपका 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपको वो जो कैसे अटैच करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 9 पॉइंट में देखने को मिल पा रहा है सेक्स। तो अगर आप मेल हो तो यहाँ पर मेल लिख दीजिए, और नहीं तो आपको फीमेल लिख देना है। इसी के साथ आप देखोगे एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है ये आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर लिख देना है। जो एड्रेस आपका डॉक्यूमेंट के अंदर दिया है वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद आप देखोगे ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिखनी होगी। 13 पॉइंट के अंदर है आधार नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड हुआ है और कौन सा कंपलसरी रूप में ऐड नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर आपके पास आधार नहीं है तो इसमें मत लिखिएगा और आगे का प्रोसेस पूरा कर दीजिएगा। 14 पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले एग्जाम पास। तो एग्जाम पास में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 10th लिखना है। इसके बाद आपने 10th किस ईयर के अंदर पास किए वो ईयर आपको ईयर वाले कॉलम में लिखना है। फिर बोर्ड, स्कूल, यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की वो लिख देना है। कॉलेज का नाम आप नहीं लिखिएगा, ना स्कूल का नाम लिखिएगा, आपको सिर्फ बोर्ड का नाम लिखना होगा। टोटल मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स कितने थे 10वीं के अंदर। तो अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में 600 में से मार्क्स होते हैं, मेरे टाइम पे थे, तो मैं यहाँ पर 600 लिखूंगा। और उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको लिखना होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर। फिर एक ग्रेड या फिर परसेंटेज। तो अगर आपके मार्क्स ग्रेड के अंदर थे तो आपको अपनी ग्रेड लिखनी है, नहीं तो आपकी जो भी परसेंटेज थी वो परसेंटेज आपको इस ग्रेड परसेंटेज वाले कॉलम में लिख देनी है। इसके अलावा सेम तरीके से अगर आप 12वीं वाली पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जैसे कि LDC या फिर आपकी फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपको यहाँ पर एग्जाम पास में सेकंड कॉलम में 12th लिखना है या इंटरमीडिएट या फिर 10+2। इसके बाद ईयर के अंदर आपने किस ईयर के अंदर 12वीं पास की थी वो आपको लिखना है। और फिर बोर्ड स्कूल के अंदर आपको अपने बोर्ड का नाम फिर से लिख देना है। इसी के साथ आपको टोटल मार्क्स के अंदर टोटल मार्क्स डालने हैं। तो यूपी बोर्ड में मेरे टाइम में 500 थे तो मैं यहाँ पर 500 लिखूंगा, और उसमें से जितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स के अनुसार भर देनी है। फिर यहाँ पर आपका तीसरा कॉलम है और 4th कॉलम है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएट किए हुए हो तो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो। आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है, किस ईयर के अंदर आपने वो क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो लिखना है, और किस स्कूल या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने वो क्वालिफिकेशन की थी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं सभी सेमेस्टर के मिलाकर के, और कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे वो आपको लिखना होगा। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है सभी सेमेस्टर की मिलाकर के। फिर यहाँ पर आता है आपका 15 पॉइंट एनी अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी, यानी कि 4 कॉलम को भरने के बाद भी अगर कोई और क्वालिफिकेशन आप देना चाहते हो तो वो क्वालिफिकेशन के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है 16 पॉइंट एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के सामने यस लिख दीजिए। बेसिकली अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आओगे तो यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें कि एक्सपीरियंस डिजायरेबल रूप में मांगा है, ना कि कंपलसरी। तो डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आवेदन तो आप तब भी कर सकते हो। तो ये पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, तो अगर आप एक्सपीरियंस दोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको ये एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है या फिर नहीं देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आपके सामने है 17 पॉइंट। तो ये बेसिकली डिक्लेरेशन है, तो आपको ये डिक्लेरेशन रीड कर लेना है। रीड करने के बाद पहले से यानी कि किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है तो आपको उस जगह का नाम यहाँ पर लिखना होगा। किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, बेसिकली यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, चाहे आप इंग्लिश के अंदर करो चाहे हिंदी के, बस ध्यान रहे यही सेम सिग्नेचर आपको आगे चल करके जहाँ पर भी आपसे सिग्नेचर मांगा जाए करने हैं, नहीं तो आप रिजेक्ट माने जाओगे या फिर आपका जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब बेसिकली आपका फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, बट ये जो नीचे अनेक्सर आ रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनके ऊपर ये जानकारी लागू होती है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि किन के ऊपर ये लागू होती है। अगर आपके ऊपर लागू नहीं होती तो आप इस पोर्शन को स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर दिया जा रहा है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। ये आपको फिलअप कराना है, चाहे इसका आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है वो आपको भरा लेनी है। यहाँ पर आपको डेट डालनी है और आपके जो सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करते हो उनके सिग्नेचर यहाँ पर आपको कराने होंगे। टेलीफोन नंबर उनका देना होगा
और ये सब आपको करना होगा। फिर नीचे आता है आपका फॉर्म ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट। तो बेसिकली यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो और आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना नाम भर करके दे सकते हो। अगर आपने डिजिटली रूप में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो, आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये इन्होंने एक फॉर्मेलिटी के रूप में आपको ये सर्टिफिकेट दिया है। अब दोस्तों नीचे आते हैं और नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एनेक्सर 3 फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय दी बैकवर्ड क्लास। ये है ओबीसी के लिए। तो अगर आप ये ओबीसी से फॉर्म को भरे हो तो आप इसको दे सकते हो। तो बेसिकली अब आपका फॉर्म भर चुका है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ इतना जो यहाँ पर आपका ये फॉर्म है ये प्रिंट करा लेना है। अब इसको कराने के बाद अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इस फॉर्म को भेजना है और किस माध्यम से भेजना है। ये जानकारी भी मैं आपको ऑफिशियल रूप से इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आप ये जान लीजिए कि अगर आप 2 पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो आपको अलग अलग से 2 फॉर्म भरने होंगे, या फिर तीनों पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो आप 3 फॉर्म भी भर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर 11 पॉइंट के अंदर आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम अफिक्सिंग 1 फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म दी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड 2 एडिशनल आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स, यानी कि जो आपने एक फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाया है उस फोटो के अलावा भी आपको 2 फोटो इस फॉर्म के साथ भेजने होंगे और उन दोनों फोटो के बैक साइड में आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, और अपना नाम भी लिखना होगा। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अगर आप ये जानकारी फॉर्म के साथ नहीं भेजोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आपको बताया जा रहा है कि दी एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी सबमिटेड अलोंग विद दी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी जानकारी को आप जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। जैसे कि एज प्रूफ, जिसमें कि अगर आपका जो एज प्रमाण पत्र होता है वो है तो वो अटैच कीजिए, नहीं तो 10वीं की मार्कशीट भी इसमें चल जाएगी। रिसेंट क्लेम ऑफ बिलोंगिंग टू SC OBC EWS, यानी कि अगर आप SC OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट इसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी भर रहे हो तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। तो मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग सिंपली इस फॉर्म को भर रहे हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी से, तो आपको क्या करना है, आपको 10वीं की मार्कशीट अटैच करनी है, एक 12वीं की अटैच करनी है। अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। एक आप अपनी ID भी अटैच कर दीजिए, जो कि बोला नहीं है बट फिर भी आप कर दीजिए ताकि आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो हिंदी लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर या उनके द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो आपने बनवाई है वो नॉर्मल है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली अगर आपने डिजिटल रूप में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वही अटैच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको एक स्पेशल रूप से बोला है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड ओनली सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ रिसेंट EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो EWS से बिलोंग कर रहे हैं उनको रिसेंट अपना जो EWS सर्टिफिकेट है वो देना होगा। कोई पुराना सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो मान्य नहीं होगा, आपको ताज़ा सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब ये बनवाने के बाद तो बेसिकली ये तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको कैसे भेजना है वो आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है आपकी लास्ट डेट, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 11 सितंबर 2020 रखी गई है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है ये आपको इस एड्रेस के ऊपर करना है, जो कि दी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये है आपका लाल गुटवा NH 23 गुम्बला रोड रांची 835-303 झारखंड। इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है 11 सितंबर 2020 से पहले। बट अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हैं, जिन जगह के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति, तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको अपना फॉर्म 25 सितंबर 2020 तक भेज देना है। यानी कि इन जगह से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को ये एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर है एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट अनसाइंड एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि जिनके फॉर्म अनसाइंड होंगे, इनकम्प्लीट होंगे और या लास्ट डेट के बाद पहुंचेंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है दिस इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आपका पोस्टल डिले हो जाता है तो उसमें जो इंस्टीट्यूट है
वो कोई भी गारंटी नहीं लेगी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि ये आपको किस माध्यम से फॉर्म को सेंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक मोड नहीं बताया कि किस मोड से करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही जो आपका एनवलप है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर आपको 5th पॉइंट के अंदर बताया है, दी एनवलप कंटेनिंग दी एप्लीकेशन should be superscribed as application for the post of, आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ कोमा लगा करके इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है और उसके सामने आपको जिस पोस्ट पर आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। दी एनवलप विदाउट सुपरस्क्रिप्शन ऑफ दी पोस्ट अप्लाइड फॉर विल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर फर्दर स्क्रूटनी, यानी कि अगर आपके फॉर्म लिफाफे के ऊपर ये लाइन नहीं लिखी होगी तो आपका जो फॉर्म है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म तो क्या आपका लिफाफा भी खोल करके नहीं देखा जाएगा अगर आपके लिफाफे के ऊपर ये लाइन नहीं लिखी होगी कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। बेसिकली लाइन है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर आपने किया है अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया है। इसी के साथ एक जानकारी और यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए, इफ़ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, यानी कि कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करे, ही सी शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड फी कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स ETC, यानी कि उसको अलग से एक फॉर्म और भेजना होगा, चाहे वो दोनों फॉर्म को एक साथ भेज दे, बट उसको अलग से ही सारी जानकारी भेजनी है, सभी डॉक्यूमेंट अलग से भेजने हैं। अब यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी यानी कि वन उत्पादकता संस्थान LDC MTS फॉरेस्ट गार्ड ऑफलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और जो मैंने आपको सब जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर लगता है कि मेरे से कोई मिस्टेक हुई है या फिर आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।